नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तानी सेना प्रमुख की परमाणु गीदड़ भभकी पर भारत के कड़े जवाब और आर्मीनिया अजरबैजान शांति समझौते से ईरान को हो रही परेशानी पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अलास्का वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की टेलीफोन पर बातचीत। पीएम ने जल्द शांति बहाली की जताई जरूरत। शांति प्रयासों में भारत की हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान पर भारत का पलटवार। विदेश मंत्रालय ने बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत, देश की सुरक्षा के लिए उठाता रहेगा जरूरी कदम। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज का फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान। गाजा में इजरायली अभियान में 6 पत्रकारों की मौत। आईडीएफ का आतंकियों से संबंध होने का दावा। यूएन सहित कई देशों ने की पत्रकारों पर हमले की निंदा। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के अधिकारी वार्ता के लिए करेंगे ईरान का दौरा। परमाणु स्थलों का दौरा करने की कोई योजना नहीं। तेहरान ने कहा, आईएईए से सिर्फ तकनीकी मुद्दे पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में अंतरिम प्रशासन पर आवामी लीग का बड़ा आरोप। कहा, चरमपंथी और सांप्रदायिक ताकतों से देश को हो रहा है नुकसान। पार्टी ने लोकतंत्र की बहाली के लिए यूनुस प्रशासन को सौंपी 21 मांगें। अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई। और आइए बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर उन्हें खुशी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से भारत की दृढ़ स्थिति से ज़ेलेंस्की को अवगत कराया। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान पीएम ने शांति के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। और हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई है और अलास्का में बैठक होने वाली है। काफी हलचल है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के। इस सब के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बातचीत, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बार बार ये लग रहा था ये बातचीत जो हो रही है वो राष्ट्रपति अमेरिका और पुतिन के बीच में हो रही है, जबकि ये बातचीत किसके लिए हो रही है? लड़ाई को रोकने के लिए यूक्रेन के साथ। तो ज़ेलेंस्की का मानना था ये जब तक वो बातचीत में शामिल नहीं होंगे तब तक इस बातचीत का कोई मकसद नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या अपने प्रधानमंत्री के जो संबंध हैं पुतिन साहब के साथ वो बहुत अच्छे हैं, ज़ेलेंस्की के साथ बहुत अच्छे हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो बार बार कहा है ये युग वार का नहीं है, ये बातचीत का है। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और जो भरोसा मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को अब लगा मोदी जी के ऊपर, ये मोदी जी के साथ बात करने के बाद और जो पुतिन के साथ उनके जो रिश्ते हैं, और जो पुतिन और ट्रंप अब जब बातचीत करेंगे, हो सकता है कनाडा में कम से कम और बातचीत हो रही होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वे बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने जो यूक्रेन का जो इलाका है, खासकर डोनेट्स का है, लुहांस्क का है, जापोरिजिया है, अपना खेरसों है, क्रीमिया है, जिसके ऊपर रूस कह रहा है कि वो वापस नहीं करेंगे। और ज़ेलेंस्की को लगता है कि जब तक वो वापस नहीं करेंगे तब तक बातचीत तो जो है वो आगे नहीं जा सकती। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री जब ज़ेलेंस्की से भी बात करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जब पुतिन जी से भी बात करते हैं, अपने प्रधानमंत्री ट्रंप से भी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हल निकलेगा। 15 अगस्त एक बहुत ज़रूरी दिन अब भारत के लिए भी,
क्योंकि भारत ने आज़ादी भी पाई और मुझे लगता है विश्व में भी शांति हो सकता है 15 अगस्त को ही बहाल हो जाए। ठीक है संजय जी, हम अगली खबर की ओर चलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में बातचीत। और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा अमेरिका में भारत के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने एक तरफ तो ऐसे बयानों के लिए अमेरिका की धरती के इस्तेमाल पर खेद जताया है, वहीं आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गजब के फील्ड मार्शल हैं। भारत से करारी हार के बाद बतौर तोहफे में मिले इस पद से महाशय का कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ाया हुआ है। अब ये पद का कमाल कहें या जल्दी जल्दी अमेरिकी दौरे का नतीजा, आसिम मुनीर तो परमाणु गीदड़ भपकी पर उतर आए तो भारत ने जोरदार पलटवार करते हुए न सिर्फ आसिम मुनीर और उनके देश की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बेनकाब कर दिया, बल्कि जिस देश की धरती से उन्होंने ये हिमाकत की थी उसे भी साफ संदेश दे दिया। परमाणु हमले की धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु धमकियां पाकिस्तान की आदत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें निहित गैर जिम्मेदारी पर स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। ये बयान दिखाता है कि ऐसे देश में जहां सेना आतंकी समूहों के साथ मिली हो, वहां परमाणु कमांड एंड कंट्रोल की विश्वसनीयता कितनी संदेहास्पद है। बयान इसलिए भी खेदजनक है कि ये तीसरे मित्र राष्ट्र की धरती पर दिया गया। भारत स्पष्ट कर चुका है कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे मुनीर ने अपने नफरती अभियान में सच खुद ब खुद मुंह से उगल दिया। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है, जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला एक डंपिंग ट्रक। इस बयान के बाद मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने ही देश का अपमान बताया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भी भारत पर निशाना साधा। पाकिस्तान की तरफ से भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी देना कोई नई बात नहीं है। जब भारत पाकिस्तान पर शिकंजा कसता है तो पाकिस्तानी राजनेता परमाणु राग अलापने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ परमाणु धमकी पर उतर आए थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे 80 से 90 घंटे के भीतर भारत के सामने घुटने टेक दिए। बहरहाल अमेरिका की धरती से आधी दुनिया को तबाह करने की मुनीर की धमकी पर वाशिंगटन की चुप्पी सवाल खड़े करती है कि आखिर ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर आंखें क्यों मूंदे हुए है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के और विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलकर्णी साहब, अगर हम देखें तो एक पुराना पैटर्न रहा है पाकिस्तान का, जब जब पाकिस्तानी सेना को अमेरिका से सपोर्ट मिलता है तो वो इस तरह की गीदड़ भपकी देना शुरू कर देती है पाकिस्तानी सेना, वहाँ के आर्मी चीफ। लेकिन इस बार अमेरिका जाकर अमेरिका की धरती का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ इस तरह से बयान देना, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हर हमेशा अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, इन तीन चीज़ों को लेकर के हर हमेशा उसके जो उसको लगता है उसकी हौसला अफजाई होती है। और अब जब ट्रंप ने जिस प्रकार से और जो उनके सेंट्रल कमांड के जो थे कोलेरिया, वो अभी जो रिटायर हुए, उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान की तारीफ की, उससे लगता है कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को ये लगने लगा है कि अमेरिका के साथ हम खड़े हैं और अमेरिका जिस प्रकार से हमारी मदद कर रहा है। तो यही कारण है इनकी गैर जिम्मेवाराना धमकी भरे शब्द कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शब्द कहाँ का है?
अमेरिका की धरती के ऊपर, जहां पे आज आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता कर रहे कौन? ट्रंप। और उस शांति समझौते को लेकर के जिस प्रकार से बार बार ट्रंप कहते आए हैं कि मैं तो पूरे विश्व भर में शांति बहाल करना चाहता हूं, उनकी धरती के ऊपर इनका ये मेहमान आया हुआ पाकिस्तान से इस तरह की बातें करे और हिंदुस्तान को धमकाए और कहे हम तो आधे विश्व को खत्म करने की काबिलियत रखते, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना, एक रोक स्टेट, एक न्यूसेंस स्टेट और ऐसा देश जो हर हमेशा आतंकियों के साथ खड़ा है और ये भी नहीं मालूम है कि उनका जो न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल है वो किसके कंट्रोल में है। आतंकियों के कंट्रोल से धमकी खा रहा है या आसिम मुनीर के कंट्रोल में, या कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है और ये 2 महीने में 2 बार जा करके ट्रंप के साथ खाना खा रहे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान और खास करके जो उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हार के बाद, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के हार के बाद, और उन्होंने देखा कि 90 घंटे के अंदर घुट्टे टेक दिए, अब अपने देश में तो फील्ड मार्शल बन गए, वो पूरे विश्व भर में तो उनकी नाक कट गई कि भारत के क्या बात करते हो। तो लेकिन यही कारण है, ये गिदड़ वक्त कहे, हम उसको कहे कि किस प्रकार से ये बार बार धमकी के जो आरोप लगा रहे हैं या धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये टिकेगा नहीं, पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। संजय जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो परमाणु तकनीक है वो नीदरलैंड से चोरी की, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि उसने लीबिया को, उत्तर कोरिया को, ईरान को ये परमाणु तकनीक बेच दी। अमेरिका कई बार पाकिस्तान के कई संस्थान हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर चुका है, उनके ऊपर बैन लगा चुका है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान, जहां परमाणु बटन पाकिस्तान की सेना के हाथ में है और वो सेना कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में है, तो क्या ये एक जिम्मेदार देश है जो परमाणु हथियारों को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जिम्मेवार देश नहीं है। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान के AQ खान जो है वो बार बार पूरे विश्व में जाकर के चोरी करके लाए हुए हैं। ये कट पेस्ट वाला इनका पूरा टेक्नोलॉजी है। ये जाकर के नीदरलैंड से चोरी की, फिर उसके बाद लीबिया को बेचने की कोशिश की। पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अभी हम लोगों ने देखा, जैसे ही किनारा हिल्स के ऊपर ब्रह्मोस करके, आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री अजरबैजान में तड़पड़ा रहे थे और कह रहे थे भारत के ब्रह्मोस ने हमारे को इतना सारा नुकसान पहुंचा दिया। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है अब घबरा गया है। पाकिस्तान को लग रहा है, और मुझे लगता है सबसे बड़े बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के पानी का जो उनको असर पड़ने वाला है, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है कि ज़बरदस्त नुकसान होगा। ये नहीं है वो चाहे कहीं 10 मिसाइल से हम इनके डैम तोड़ देंगे, मिसाइल और डैम का मकसद नहीं है, मकसद तो आज है हम कब पानी छोड़ेंगे और कब नहीं छोड़ेंगे, उसका डर है। पाकिस्तान रातों रात बिल्कुल एक रेतीला इलाका ना बन जाए, उसका डर है। उनको ये नहीं मालूम चल रहा उनको चावल कब मिलेगा, उनको गेहूँ कब मिलेगा, तो कॉटन कब होगा, ये तकलीफ है आज पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान इस तरह की धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो पानी आप कह रहे हैं रोकने को, वो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यही एक को था। बार बार हम लोग पानी भी दें और वहाँ से आतंक भी लें, सवाल पैदा नहीं होता। आतंक और पानी का खून एक साथ नहीं बहेगा, आतंक को रोकना पड़ेगा तभी पानी बहेगा। ये बात साफ कर दी है भारत ने, और मुझे लगता है इसके ऊपर हम टिके हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है, और यही कारण है कि आसिम मुनीर घबराया हुआ है। और ये जो हड़बड़ाहट वाली जो बातें हैं, धमकी देने वाली बातें हैं, ये एक देश जो संजय जी अंतिम सवाल है, जिस तरह से आसिम मुनीर वहां पर जिस तरह से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वहां का नागरिक प्रशासन भी पीछे हो गया है, कहीं आने वाले दिनों में किसी तख्ता पलट की आहट तो नहीं आ रही है पाकिस्तान से? आसिम मुनीर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ जो टक्कर ली है, और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की एक जो भी है, जैसा भी है, उसकी कम से कम कोई पकड़ है। और आज भी लाखों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान और आसिम मुनीर की बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये सबको मालूम है। आसिम मुनीर चाहते हैं कि वो खुद राष्ट्रपति बने, चाहे पाकिस्तान से कई बार बात निकल रही है कि वो जरदारी को हटाना नहीं चाहते हैं और वो ऐसे ही रहना चाहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नहीं, अक्टूबर में ये रिटायर होने वाले हैं, तो मुझे लगता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं, और अयूब खान भी फील्ड मार्शल थे, ये भी फील्ड मार्शल हैं। ये सत्ता हटाने लेने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो
पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता तो हो गया, लेकिन इस समझौते की एक शर्त से ईरान बौखलाया हुआ है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित एक कॉरिडोर से ईरान को परेशानी हो रही है। ईरान ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में दो देशों की दशकों की काली और कट्टर दुश्मनी पर शांति की चादर डाली गई तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मौका मिल गया। 37 बरस की शत्रुता भुलाकर मित्रता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए आर्मीनिया और अजरबैजान ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की वकालत कर डाली। लेकिन शांति पुरस्कार के लेने और सिफारिश की होड़ में अब नया ट्विस्ट आ गया है। शांति के इस पूरे खेल में अमेरिका के एक कट्टर दुश्मन ईरान की एंट्री हो गई है। ईरान ने शांति समझौते के एक हिस्से पर पेंच फंसा दिया है। दरअसल इस समझौते के तहत अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसे अमेरिका बनाएगा। इस गलियारे को जांगे जुर कॉरिडोर कहा जाता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ इसका निर्माण ही नहीं बल्कि 99 साल तक इसका संचालन भी करेगा। ये ईरान को बर्दाश्त नहीं है कि अमेरिका उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के एक सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान आर्मीनिया में अमेरिकी नियंत्रण वाले परिवहन और ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना का विरोध करेगा। उन्होंने इस प्रस्तावित गलियारे को दक्षिणी कॉकस क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। ईरान का कहना है कि वो रूस या रूस के बिना क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा। हालांकि रूस ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। इस परियोजना के जरिए आर्मीनियाई क्षेत्र के रास्ते अजरबैजान को उसके नकविचान इनक्लेव को जोड़ा जाएगा। हालांकि आर्मीनिया हमेशा से ही इस परियोजना का विरोध करता आ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप के दबाव की वजह से वो कॉरिडोर के निर्माण के लिए तैयार हो गया है। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के साथ वार्ता शुरू की थी। समझौते के बाद इस हफ्ते से ट्रंप रूट पर रेल, तेल गैस पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक लाइन विकसित करने पर बातचीत शुरू होगी। साथ ही आर्मीनिया और अजरबैजान ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर OSCE
मिन्स्क ग्रुप को भंग करने की मांग की है। यह ग्रुप 1990 के दशक से रूस, फ्रांस और अमेरिका की अगुवाई में इस विवाद का मध्यस्थ था। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे अजरबैजान और आर्मीनिया की दुश्मनी मुख्यतः नगानो काराबाख क्षेत्र को लेकर है। यह अजरबैजान के भीतर एक ऐसा पर्वतीय इलाका है जहां ज्यादातर आर्मेनियाई आबादी रहती है। जब सोवियत संघ कमजोर पड़ा तो 1988 में नगोर्नो काराबाख की संसद ने आर्मीनिया के साथ जाने का फैसला किया। यूएसएसआर से आज़ादी मिलने के बाद 1994 में क्षेत्र पर प्रभुत्व को लेकर लड़ाई हुई। 2020 से लेकर 23 तक कई बार दोनों देश आमने सामने आए। आखिरकार अजरबैजान ने इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि पहले भी कई समझौते हो चुके हैं। नगोर्नो काराबाख का दर्द अक्सर उफान मारने लगता है। आशंका इस बात की है कि ये दर्द कहीं ट्रंप की शांति रेखा पर ना आकर खड़ा हो जाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस बारे में सवाल करेंगे। संजय सर, क्या माना जाए कि ये ईरान का सैद्धांतिक विरोध है कॉकसस में जो कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर के, या ईरान को सच में कोई खतरा है इससे? देखिए चंद्रशेखर जी, बात यह है कि ईरान को लगता है कि धीरे धीरे करके अमेरिका जो है उसके नज़दीक आ रहा है। नक्शबंद जो कॉरिडोर है वो एक्सक्लेव बोलते हैं, ऑनटेनी एक्सक्लेव, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कनेक्टिंग कॉरिडोर, जैसे ट्रिप बोल रहे हैं कि ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेकर के जो बातचीत हो रही है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आर्मेनिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अजरबैजान ने तो ले तो लिया, नागोर्नो काराबाख ले लिया है, जहाँ पे आर्मेनियंस थे 95% जहाँ पे लोग थे वो आर्मेनियंस थे, लेकिन 2023 में अपने अजरबैजान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो, ईरान ने तो शब्द इस्तेमाल किया है, इट्स लाइक अ वाइपर। वाइपर मतलब स्नेक जो बिटवीन ईरान और रशिया के बीच में घुसने की कोशिश करे, नाटो के जैसा। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ईरान को लग रहा है कि अमेरिका मध्यस्थता नहीं कर सकता। वो जो देश उस इलाके में है, जो देश जैसे ईरान हुआ, अजरबैजान हुआ, आर्मेनिया हुआ, रूस हुआ, ये सब मिलकर के यहाँ के मध्यस्थता और यहाँ पर शांति ला सकते हैं, ना कि अमेरिका। ईरान को लगता है ये तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का मकसद है कि 99 साल के लिए उधर का इलाका लेकर के उसको किसी न किसी तरीके से अपना दबदबा बनाने के लिए, और रूस को कुछ नहीं, भारत भी चाहता है कि दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं हमारे, आर्मेनिया के साथ भी अच्छे हैं, अजरबैजान के साथ भी अच्छे हैं, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की ट्रीटी है हमारी आर्मेनिया के साथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है अजरबैजान के साथ होने वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईरान जो है, जिसको लगता है कि उसके नज़दीक आ गया है अमेरिका, वो उसको खतरा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एक तरफ अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तैयारी चल रही है, तो वहीं यूक्रेन और यूरोप ने एक साथ कहा है कि बिना यूक्रेन और यूरोप के सुरक्षा हितों की गारंटी के कोई शांति समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं ये देश समझौते के लिए रूस द्वारा जीते गए यूक्रेन के इलाकों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। वहीं रूस ने यूरोप पर युद्ध समाप्त करने के ट्रंप के प्रयासों को विफल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके वायु सुरक्षा बलों ने रात भर रूसी क्षेत्रों में 32 यूक्रेनी ड्रोन्स को रोककर नष्ट कर दिया। रूस ने दावा किया कि निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि अलग फिलिस्तीन देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला पिछले 2 हफ्तों में ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं के साथ बातचीत के बाद किया गया। वहीं न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि उनका देश भी फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के लिए विचार कर रहा है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं द्वारा इलाके में किए जाने वाले एक बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा करते हुए इसे प्रत्यक्ष सैन्य उकसावे का कदम बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये 11 दिवसीय युद्ध अभ्यास उत्तर कोरिया के लिए बड़ा खतरा है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली दर्जनों अफगान महिलाओं को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। देश में अफगान संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि मई में महिला राष्ट्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। दक्षिण कोरिया और वियतनाम के नेताओं ने सोमवार को एक शिखर सम्मेलन में गहन आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का संकल्प लिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा 4 जून को पदभार ग्रहण करने के बाद वियतनामी नेता की ये यात्रा किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की पहली दक्षिण कोरिया यात्रा है।